शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली के शाहदरा इलाके में आज तड़के एक बदमाश ने बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। विधायक पर फायरिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि विधायक को गोली नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए। शाहदरा से विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के झिलमिल कॉलोनी स्थित घर पर सुबह करीब 5:35 पर एक बदमाश आया। सबसे पहले उसने डोरबेल बजाई, उसके कुछ देर बाद इंतजार करने पर फिर डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद विधायक ने दरवाजा खोला। विधायक शंटी जैसे ही घर से बाहर निकले तो अनजान शख्स ने उनसे कुछ बात की, जिसके बाद लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। विधायक के घर के बाहर कुछ देर तक ये हाथापाई चलती रही। हाथापाई के बाद विधायक ने हमलावर से बचकर घर में छिपने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश ने तमंचे से उन पर एक एक करके 4 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि इस फायरिंग में एक भी गोली विधायक को नहीं लगी और वो बच गए। इस जानलेवा हमले में बाल बाल बचे विधायक ने कहा कि बदमाश का इरादा उन्हें किडनैप करने का था। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे गन पॉइंट पे ले जाना चाहता है, किडनैप करना चाहता है। यस, 15 फुट तक खींच के ले यहाँ भी गोली मार सकता था। मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। विधायक पर हमला करने वाले बदमाश हेलमेट लगाकर आए थे, इसलिए विधायक उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विधायक पर अटैक क्यों हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नसीर असलम वानी ने अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को लात मारने को लेकर वो विवाद में फंस गए हैं। गांदरबल में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान नसीर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और पार्टी कार्यकर्ता को कई बार लात से मारा। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में कुछ कार्यकर्ता पार्टी नेता इशफाक जब्बार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर दूसरे गुट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इसी से नाराज नसीर एक कार्यकर्ता पर टूट पड़े। नेताजी की ये सारी करतूत कैमरे में कैद हुई। वीडियो में साफ दिखा है कि वो किस तरह से कार्यकर्ता को लात से मार रहे हैं। इस कार्यकर्ता की गलती से रहा था। इतनी सी बात पर वानी को इतना तेज गुस्सा आया। यूपी के हाथरस में कोतवाली थाने में अंदर 2 महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। थाने के अंदर यह हंगामा होता रहा और पुलिस तमाशा देखती रही। दरअसल हाथरस के सोखना इलाके में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े को निपटाने के लिए उन्हें थाने बुलाया गया था। थाने के अंदर दोनों पक्षों की महिलाएं जैसे ही सामने आई, वो एक दूसरे पर टूट पड़ी। किसी तरह मामले को शांत कराया गया। यूपी के मेरठ में बीच सड़क पर अचानक हंगामा खड़ा हो गया। एक लड़की से छेड़खानी कर रहे शख्स को पब्लिक ने जमकर पीटा। दरअसल कुछ लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, लेकिन लोगों ने कलाकार को मनचला समझकर पीट दिया। हरियाणा के घरौंडा में अवैध प्रेम संबंधों के खुलासे के बाद बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक शादीशुदा शख्स की प्रेमिका को उसके साथ देख ससुराल वाले भड़क गए और प्रेमिका की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि इस युवती के चलते इसका प्रेमी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। इसी से भड़के ससुराल वालों ने जब युवक को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो युवक तो भाग गया, लेकिन उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि इस युवती के चलते इसका प्रेमी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। इसी से भड़के ससुराल वालों ने जब युवक को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो युवक तो भाग गया, लेकिन उसकी प्रेमिका पिट गई। दिल्ली के द्वारका इलाके में देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें उठती देखकर आसपास अफरा तफरी मच गई। द्वारका सेक्टर 7 की जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें भारी मात्रा में थिनर, पेंट और कई तरह के केमिकल रखे हुए थे। इन सब की वजह से आग और तेजी से फैली और देखते देखते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की करीब 20 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची थी। आग को जितनी बुझाने की कोशिश की जा रही थी वो उतनी ही तेजी से फैल रही थी। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक घर में सेक्स रैकेट चलाए जाने की बात सामने आने पर जमकर बवाल हुआ। इलाके के लोगों ने पहले तो घर में घुसकर 2 लड़कों और लड़कियों की जमकर पिटाई की। उसके बाद बाहर खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। पूरे इलाके में लोगों का हंगामा काफी देर तक जारी रहा। लोगों ने इसकी खबर पुलिस
को दी। पुलिस के आने पर भी लोगों का हंगामा नहीं रुका। लोगों का आरोप था कि कई दिनों से यहां एक मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। लोग पुलिस वालों पर ईंट और पत्थर फेंकने लगे। पुलिस की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। पथराव में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई। करावल नगर इलाके में हुए बवाल पर पुलिस ने किसी तरह से काबू पाया। लोगों पर हल्के बल का प्रयोग किया गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ आरोपियों को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया। मुंबई में एक्ट्रेस सय्यम खन्ना की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सय्यम की बहन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सय्यम ने अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होकर खुदकुशी की। बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम से भी बहुत परेशान थी। एक लड़के को बहुत प्यार करती थी, उसके बारे में मुझसे हमेशा बात करती थी। सय्यम की बहन का दावा है कि जिस प्यार में सय्यम पूरी तरह से डूबी हुई थी वो बॉलीवुड की एक नामचीन हस्ती का बेटा है। हालांकि उसने अभी उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। वो हमेशा उसके लिए अच्छा चाहती थी, पर वो लड़का उसकी केयर नहीं करता था बिल्कुल भी। वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो लड़का बस उससे टाइम पास कर रहा था। दरअसल माया नगरी मुंबई में एक और हीरोइन की खुदकुशी का मामला सामने आया था। सय्यम खन्ना नाम की हीरोइन ने फांसी लगाकर जान दी थी। खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। इससे पहले सय्यम खन्ना ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उस खुदकुशी के लिए किसी को जिम्मेदार न समझा जाए। लेकिन खुदकुशी की असल वजह जानने के लिए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सय्यम, द लास्ट हॉरर, प्यार का पंगा और जुगनू की जान जैसी छोटी और लो बजट की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन उसके डायरेक्टर्स का कहना है कि वो मेहनती लड़की थी और उसमें छा जाने की पूरी क्षमता थी। नागपुर के नामी डॉक्टर मुकेश चांडक के अगवा बेटे की हत्या कर दी गई है। 8 साल के युग चांडक की लाश खप्परखेड़ा इलाके में नाले के पास मिली। युग को अगवा करने वालों ने 15 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस मासूम को दरिंदगी के साथ मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे युग के पिता के क्लिनिक में ही काम करते थे। पुलिस ने एक अकाउंटेंट और एक साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने 8 साल के युग की हत्या की बात कर दी। यूपी के बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने बीएसपी नेता परशुराम तिवारी और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। बीएसपी नेता अपने बेटे के साथ एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। बीएसपी नेता और उनके बेटे की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र मिश्रा पर लगा है। आरोप की हत्या उन्हीं के गुर्गों ने की है। पुलिस ने राजेंद्र मिश्रा और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नोएडा के सेक्टर 58 में विहार अपार्टमेंट्स के अंदर एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। फ्लैट नंबर 69 में रहने वाले मदन सिंह की पत्नी अनु के हाथ पैर बांधे गए थे। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए हत्या की गई। कानपुर के रेल बाजार इलाके में बालू लदे ट्रक के पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। बालू में दबकर कई लोग घायल भी हुए हैं। रामलीला मैदान के पास बालू से लदा ये ट्रक बेकाबू होकर अचानक पलट गया। हादसा होते ही मौके पर कोहराम मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने बालू और ट्रक से दबे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया, लेकिन तब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद से ट्रक का ड्राइवर फरार है। समय भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। धुमरी जिले के कई इलाकों में पानी घुस गया है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नदियों में उफान के चलते तटीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आए उफान की वजह से असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में है। गोलपाड़ा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में है और यहां चारों ओर समंदर जैसा नजारा दिखता है। असम के गोलाघाट में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। यहां के कई इलाकों में बाढ़ के चलते झोपड़ियां और मकान तबाह हो गए। भारी तादाद में लोग बेघर हो गए और आशियाने के लिए यहां वहां भटक रहे हैं। असम का मोरीगांव जिला भी बाढ़ की चपेट में है। नदियों में उफान की वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले लोग घर बार छोड़ चुके हैं और सड़क किनारे ठिकाना बनाकर जैसे तैसे रह रहे हैं। हालत यह है कि नदी के तटबंध में भी दरारें आने लगी हैं। असम के सोनितपुर जिले में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई गांव टापू की तरह नजर आ रहे हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन करने लगे हैं। बाढ़ की चपेट में आने से कई झोपड़ियां और पेड़ भी तबाह हो गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया।
शिवना नदी में जलस्तर बढ़ने पर पानी मंदिर के गर्भगृह तक घुस गया। हालांकि श्रद्धालु इसे शुभ संकेत मानते हैं। गंगा सफाई को लेकर केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर डाली है कि सरकार ने जितना विस्तृत हलफनामा पेश किया है उसके आधार पर तो गंगा की सफाई 200 साल में भी पूरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त देते हुए केंद्र सरकार से फिर से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के लिए अलग अलग एफिडेविट तैयार करें और ये बताएं कि कैसे और कब तक गंगा की सफाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आम आदमी की समझ में आने लायक हलफनामा दे। कोर्ट ने निराशा जताते हुए ये भी कहा कि हमारी जिंदगी में शायद ही गंगा साफ हो सके, लेकिन आने वाली पीढ़ी को साफ सुथरी गंगा मिले, इसका ध्यान रखें। स्वामी नित्यानंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रेप के आरोपी नित्यानंद को पोटेंसी टेस्ट करवाना ही होगा। पोटेंसी टेस्ट के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को नित्यानंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। साल 2010 में स्वामी नित्यानंद पर रेप का आरोप लगा था। रेप के केस में आरोपी की मर्दानगी जांच यानी कि पोटेंसी टेस्ट जरूरी होता है, लेकिन नित्यानंद आनाकानी कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके पास कोई चारा नहीं है। जस्टिस एच.एल. दत्तू सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि जस्टिस दत्तू की फाइल राष्ट्रपति भवन भेजी गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। जापान के 5 दिनों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पर से एयर इंडिया के स्पेशल विमान से वो सुबह ही रवाना हुए थे। जापान से रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर जापानी प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें विदाई दी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मिले और फिर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। संगठन से दरकिनार किए गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आईटी पर बनी संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। खास बात यह है कि इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी के युवा नेता अनुराग ठाकुर हैं। आईटी पर बनी संसदीय समिति में कई फिल्मी कलाकारों और सेलिब्रिटी सांसदों को रखा गया है। इनमें खासतौर पर जया बच्चन और रेखा हैं। साथ ही हेमा मालिनी और सचिन तेंदुलकर को भी इस समिति में जगह दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वित्तीय मामलों पर बनी संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। खास बात यह कि इस समिति के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली हैं, जो मनमोहन सिंह के अंडर में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी एक संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। उन्हें विदेश मामलों पर बनी संसदीय समिति में जगह मिली है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। कांग्रेस को भले ही नेता विपक्ष का पद नहीं मिला हो, लेकिन पार्टी को 24 संसदीय समितियों में से 5 समितियों की अध्यक्षता जरूर मिल गई है। इनमें वित्त, विदेश जैसी अहम समितियां भी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि छोटे कारोबारी अगर कालाबाजारी करते भी हैं तो वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए करते होंगे, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर उसके धन्यवाद देते हैं। 5 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को दिखाने की काट यूपी सरकार निकाली। थर्सडे के मौके पर स्कूलों में पीएम का भाषण दिखाने से पहले यूपी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जा रहे हैं। उनका ये दौरा 2 दिन है। इस दौरान वो अमेठी के कई इलाकों का दौरा करेंगे। पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव 7 और 8 सितंबर को मैनपुरी उपचुनाव के लिए जनसभा करेंगे। मुलायम ने ही मैनपुरी की है। यहां उन्होंने अपने भाई के पोते तेज प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। अलग विदर्भ के मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र को बांटने और अलग विदर्भ चाहने वालों का सपना पूरा नहीं होने देंगे। बीजेपी अलग विदर्भ राज्य की हिमायती है। शिवसेना के बाद अब एमएनएस भी महाराष्ट्र के लिए ब्लूप्रिंट पेश करने की तैयारी में है। खबर है कि 10 सितंबर को ठाकरे विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी का ब्लूप्रिंट पेश करेंगे। कानपुर में एसपी नेता सुशील उर्फ पिंकी यादव पर एक बीएसपी महिला नेता ने गैंग रेप का आरोप लगाया है। महिला नेता का आरोप है कि एसपी नेता ने उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाने के बाद साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे एसपी में
बड़ा पद दिलाने का लालच देकर उसके घर पर आना जाना शुरू किया था। महिला ने बताया कि आरोपी नेता उसका एमएमएस बनाकर उसे 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। शिकायत करने पर उस पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दी गई। एक एनजीओ की मदद से पीड़ित महिला ने आईजी आशुतोष पांडे से मामले की शिकायत की। आईजी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। यूपी के अमरोहा में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। 19 साल की पीड़ित लड़की दीक्षा को शमसुद्दीन उर्फ विकास नाम के एक शख्स ने खुद को हिंदू बताकर शादी कर ली। आरोपी ने 6 महीने तक पीड़ित को अपने घर में बंधक बनाए रखा। पीड़ित के मुताबिक वो अपनी मां की पिटाई से नाराज होकर दिल्ली आ गई थी, जहां आरोपी शमसुद्दीन ने आसरा देने के नाम पर उसे अगवा कर लिया। एक दोस्त के खुलासे के बाद पीड़ित को उसके मुसलमान होने का पता चला। मुस्लिम होने का खुलासा होते ही आरोपी ने पीड़ित की पिटाई शुरू कर दी। मुस्लिम रीति रिवाज को अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक समाजसेवी महिला की मदद से पीड़ित लड़की को बचा लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। जयपुर के फुलेरा इलाके में एक सरफिरे ने मंदिर गई लड़की पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से लड़की का चेहरा और आंखें झुलस गई हैं। आरोपी रिंकेश लड़की पर शादी का दबाव डाल रहा था। गाजियाबाद के एक क्लिनिक में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इलाके के इस क्लिनिक का गेट काट चोर अंदर घुसे और हजारों की नकदी और सामान चुराकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों को तलाशने में जुटी है। झारखंड के चाईबासा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त अभियान में नक्सली संगठन का प्लाटून कमांडर गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने मंचलों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। 50 महिला कांस्टेबल को इसके लिए खास जापानी ताइक्वांडो ट्रेनिंग दी गई है। मॉल्स, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये महिला कांस्टेबल निगरानी करेंगी। मुंबई में अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने 5 दिन के गणपति का विसर्जन किया। वो गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करने पूरे परिवार के साथ पदयात्रा करते हुए जुहू बीच पहुंचे थे। महाराष्ट्र के कई इलाकों में 5 दिन के गणपति का विसर्जन किया गया। जलगांव में गणपति की यात्रा धूमधाम से निकाली गई और फिर प्रतिमा का विसर्जन किया गया।